Assalamu alaikum students. I hope you are well. Today we will start second order reactions. हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स देखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, उनमें क्या क्या केस हैं, कितने केस हैं, ठीक है, और हम उसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं. इन अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इज इक्वल टू 2. कि हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म है उनके जो एक्सपोनेंट है या उसकी जो पावर है वो 2 है. मीन कि कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो रेट को डिटरमिन करी है, ठीक है. तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की. अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर चेक करें तो हमारे पास जो है फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रॉम 2 कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो है वो डबल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल में आ जाता है. अगर हम केमिस्ट्री में देखें हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की. उनमें से वन ऑफ देम क्या हो सकती है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन मोनोऑक्साइड इनटू क्लोरीन एंड ऑक्सीजन. कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 2 मोल ऑफ क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो रही है क्लोरीन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर. और चाहे ये इसके 2 मोल यूज़ हो रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, लेकिन हमारे पास क्या है रेट एक्सप्रेशन लॉ के अंदर जो है ये इसकी कंसंट्रेशन अगर चेंज करें तो उसके जो कोफिशिएंट आ रहा है वो हमारे पास 2 आ रहा है. तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ये रिएक्शन ओबे कर रहा है. Second order reaction may be characterized depending upon whether the concentration of 2 reactant involved in a chemical reaction is the same or not same. ठीक है, हमारे पास क्या है कि 2 तरह के केसेस हो सकते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के. कि उस फर्स्ट वन क्या हो सकता है जिसमें जो 2 रिएक्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं उनकी इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो सेम हो. जैसे कि अभी हम नीचे देखेंगे फर्स्ट वाला केस जिसमें 2 अगर रिएक्टेंट हैं तो उनकी कंसंट्रेशन अगर स्टार्टिंग इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है तो वो उसका फर्स्ट केस बन जाएगा. और जो सेकंड केस है उसमें क्या होगा कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो अगर डिफरेंट हो तो उसकी जो काइनेटिक्स होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है. तो इसलिए हम इन दोनों की काइनेटिक्स को स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है. तो हम एक जनरल जो है रिएक्टर्स लेते हैं ए और बी और उनको हम अगर देखेंगे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो उनकी काइनेटिक्स कैसी होगी तो हम उसको स्टडी कर लेते हैं पहले. यानी हम फर्स्ट वाला केस स्टडी कर रहे हैं व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द 2 रिएक्टेंट इज सेम. अगर आपको क्वेश्चन आता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि केस 1 पूछा जा रहा है या केस 2 पूछा जा रहा है. कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की सेम है तो ये केस 1 होगा. अगर हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिफरेंट होगी तो वो केस 2 होगा. मीन कि दोनों की काइनेटिक्स डिफरेंट है तो आपने पहले इसको देखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है और उसके बाद फिर आपने उसको आंसर करना होता है, ठीक है. हमारे पास क्या है कि 2 रिएक्टेंट है ए और बी और वो क्या है गोज टू प्रोडक्ट बी के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं. तो जब टाइम 0 है मीन इन द बिगनिंग ऑफ रिएक्शन हमें पता है कि प्रोडक्ट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं. अब हमने कहा है कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या है सेम, यानी ए मोल पर डीएम क्यूब है ए के लिए और बी होना क्या बी के लिए क्या है हमारे पास वो भी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन भी सेम है ए मोल पर डीएम क्यूब. तो और साथ साथ हमारे पास प्रोडक्ट क्या है टाइम 0 के ऊपर बिल्कुल नहीं है. लेकिन जब कुछ टाइम गुजरता है टाइम उसको हम कहते हैं कि टाइम इज इक्वल टू टी मीन एनी स्पेसिफिक टाइम. तो हमारे पास क्या है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो चुकी होती है जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे जो अवेलेबल कंसंट्रेशन होगी या रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी वो हमारे पास क्या हो सकती है ए माइनस एक्स. इसी तरह अगर ये ए था तो ए माइनस एक्स बी की कंसंट्रेशन भी हो सकती है. अब हमने सबसे पहला प्रोसेस क्या करना है कि रेट इक्वेशन लिखनी थी, ठीक है. जो 5 स्टेप है हमारे पास उनमें से पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि रेट इक्वेशन लिखें. तो यहाँ पे हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द अबव रिएक्शन क्या हो सकता है कि dx ओवर dt मीन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट्स, ठीक है, रेज टू पावर 1 एंड 1. तो इनका टोटल हमारे पास क्या आ जाता है 2 आ जाता है. तो इसलिए हमने ये कहा ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है कांस्टेंट जिसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और ये के हमारे पास क्या है के इज द रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. कि ये हमारे पास अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है. हमने वैल्यू पुट की.
अब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन जस्ट ए और बी से लिखा था, अब हम उसकी किसी भी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर अगर लिख रहे हैं तो वो ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स हो सकती है इसकी कंसंट्रेशन, जो अवेलेबल कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इन विच, अब हमने स्पेसिफाई करना है सेकंड ऑर्डर की, तो दो तरह की इक्वेशन है, दो केसेस हैं तो दो तरह की इक्वेशन होगी, लेकिन हमने स्पेसिफाई करना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये हम कर रहे हैं और उसकी कौन सी इक्वेशन बन रही है हमारे पास। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज सेम, कि दोनों रिएक्टेंट की जब कंसंट्रेशन सेम है तो ये वाली इक्वेशन आएगी। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स यहाँ पे कंसंट्रेशन है एंड टाइम जो है वो हमारे पास वेरिएबल है, तो हम इनको सेपरेट आउट कर देते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग द रिजल्टिंग इक्वेशन। कि हमारे पास सेकंड स्टेप क्या था कि हम सेपरेट कर दें वेरिएबल्स को, और थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन करें और इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालें। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे डी एक्स एंड ये वाली टर्म हमारे पास इस साइड पे आ गई और ये वाली टर्म जो है डी टी इक्वेशन के दूसरी साइड पे चला गया। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है हम इसको इंटीग्रेट ऐसे करते हैं कि जैसे ये डिनोमिनेटर में, तो ये क्या अगर ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल के लिए उसके साथ जो है वो -1 हम ऐड करेंगे और ये पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या है कि n कोई भी जो वैल्यू होती है, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, ठीक है, n+1 और नीचे हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में भी n+1 आ जाता है और ये टर्म हमारे पास ऊपर रहती है। ठीक है, अब यहाँ इस a माइनस एक्स की पावर क्या है, -2 +1 कर दिया और ये वाली जो पावर आ रही है उसी को ही हम दोबारा लिखेंगे -2 +1, और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा कि ये डिफरेंशियल जो है डी टी का हमारे पास क्या आंसर क्या आ जाएगा, टी आएगा और प्लस जो डिफरेंस इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब ये साइड में हमारे पास क्या बन जाएगी, ये -1 बन गया और इधर भी क्या आ गया, -1। ठीक है, अब ये जो माइनस नीचे वाला -1 है वो इस वाले -1 के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, और ये -1 का मतलब कि यहाँ पे -1 का मतलब क्या है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस सिंपलेस्ट फॉर्म में आप ये कह लें कि यहाँ पे आप लोगों के लिए कि इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करें तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 1/a-x। ठीक है, अगर आप इस स्टेप को करना चाहते हैं अपने समझ के लिए तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए कि इसके इंटीग्रेशन से हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। तो और बाकी रिमेनिंग इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, के टी प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, हमने सी की वैल्यू निकालनी है। तो जो सी की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम क्या है, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं कि यहाँ आप ये कह लो इनिशियल कंडीशन लगाते हैं कि जब टाइम 0 होता है तो हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी 0 होती है। तो जब हम इस वैल्यू को पुट करें, यहाँ पे x कहाँ है, x की जगह पे वैल्यू पुट कर दें 0, और इसी तरह t की जगह पे वैल्यू पुट करोगे 0, तो हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ पे 1/a रह जाएगा। तो हमारे पास c इज इक्वल टू 1/a। हम यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर से c की वैल्यू को पुट करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर आ रही है 5.12, यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या बन गया हमारे पास, 1/a-x इज इक्वल टू के टी प्लस 1/a। अब ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसी इक्वेशन को यूज़ करें तो इसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है, लेकिन हम इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, तो उससे भी हम ग्राफ बना सकते हैं। अगर हम इसी को यहीं पे ग्राफ बना के देख लें, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म के, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है लेकिन इसके साथ साथ इंटरसेप्ट है, प्लॉटिंग अ ग्राफ। ठीक है, 1/a-x, ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है, अगेंस्ट द t, टाइम हमारे पास क्या है, x है, टाइम के साथ जो टर्म आ रही होगी वो हमारे पास क्या होगी, स्लोप, और ये 1/a जो है हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट आ जाता है। अब स्लोप से हमें क्या वैल्यू मिल रही है, स्लोप से हमें के की वैल्यू मिल जाती है, मीन उसकी आउटर रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, और रेट कांस्टेंट के यूनिट से हमने देखा था कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। और ये जिस पॉइंट पे अब ये लाइन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही, मीन 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि उसमें
इंटरसेप्ट है, 1/a जो है वो इंटरसेप्ट की वैल्यू है, तो इसलिए ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही थी। और वहां से हम क्या कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट इसकी वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेप्ट से हम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को भी डिटरमिन कर सकते हैं। अगर हमने इस तरह ग्राफ बनाना है तो भी इंटरसेप्ट वाला, अगर हम इंटरसेप्ट के बगैर ग्राफ बनाना चाहते हैं या इक्वेशन को आगे हम फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं हम, इक्वेशन की साइड पे ये प्लस में है 1/a, तो ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस में आ जाएगी टर्म। तो वही हम कर रहे हैं कि 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इज इक्वल टू के टी। हमने जस्ट इक्वेशन को रीअरेंज किया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब इस टर्म का लिया जाएगा तो इस टर्म के अंदर क्या है, 1 - तो है लेकिन a नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और दूसरी टर्म के अंदर क्या है, a तो है लेकिन a - x नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, a प्लस x आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस वाली टर्म है तो इसको जब हम ओपन करेंगे, ठीक है, पहले अगर आप सिंपली ब्रैकेट में लिख लेंगे, लेकिन जब माइनस को ओपन करेंगे तो a जो है वो माइनस में हो जाएगा, तो ये a x जो है था माइनस में था लेकिन वो प्लस में हो गया, तो इसका मतलब है हमारे पास कटिंग आउट हो जाएगा ये a की वैल्यू। ठीक है, a प्लस और a माइनस जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, x रह गया। और नीचे हमारे पास क्या है, a इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब हम इसको भी रीअरेंज कर सकते हैं, ये a जो है ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगा कि ये दूसरी साइड पे जाके न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये भी हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से क्यों पास आउट करिए कि इसमें कोई इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं आती। अगर हम प्लॉट करें x/a माइनस एक्स को वर्सेस t, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, हमारे पास क्या, अगर हमें ये, अगर हम स्लोप की वैल्यू देखें तो स्लोप यहाँ पे क्या बनेगी, ए एंड के। अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं कि मीन स्लोप डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू के, तो हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या थी, ये फाइनल इक्वेशन थी हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, जब कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ जो रिएक्टेंट है वो सेम है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो ए की बात कर रहे हैं हम। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म थी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, के यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन को हमने अगर के यूनिट निकालना है तो ए और टी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया। तो फिर क्या है, यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी, ए हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है तो ये क्या बन गया, मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम के लिए सेकंड आ जाता है। और यहाँ पे ऊपर भी हमारे पास क्या है, मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन टर्म है, और ये भी हमारे पास क्या है, ये सारी टर्म मोल पर डीएम क्यूब आ जाती है। अब हम कैंसिल आउट करेंगे, क्या क्या हमारे पास कैंसिल आउट हो सकता है, कि एक टर्म तो ये कैंसिल आउट हो सकती है मोल पर डीएम क्यूब, और इस मोल पर डीएम क्यूब के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाए, तो फिर हमारे पास क्या है कि पर मोल बन गया, पर मोल एंड डीएम क्यूब ऑलरेडी माइनस में थी, तो ये जो है न्यूमिनेटर में चली जाएगी, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके यूनिट्स हमारे पास क्या बन गए, पर मोल डीएम क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि किसी भी कहीं पे किसी भी रिएक्शन के अंदर जो है आपके के साथ ये यूनिट लिखे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और यहाँ पे अगर हमें यूनिट से पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम क्या करते हैं, हाफ लाइफ निकालते हैं, हाफ लाइफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ जो है कैसे निकालते हैं, आपको पता है हाफ लाइफ क्या होती है, कि वो टाइम जब रिएक्टेंट जो है वो हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट के अंदर, कि आधे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इसलिए हमें पता है कि एक्स की क्या वैल्यू होती है, हाफ ऑफ ए। ठीक है, और टाइम कितना होता है, वो हाफ टाइम हो जाता है हमारे पास। तो हम ये वैल्यूज जस्ट पुट करते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू, और अगर हमने t को निकालना है तो t इस साइड पे आ जाएगा और k की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो इस साइड पे आ जाएगी, और जस्ट हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो t के हमारे पास हाफ है, 1/k इसी तरह आ गया। अब हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाती है, x हमारे पास क्या था 0.5 है,
जहाँ यहाँ पे भी हमारे पास 0.5 ए की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये देखिए, अब हमारे पास क्या है कि ये 1 ए है और ये 0.5 ए है, तो मीन 1 में से 0.5 आप माइनस करेंगे तो 0.5 ए बन गया। तो ये 0.5 ए और 0.5 ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 1 ओवर ए रह जाएगा। ठीक है, तो हाफ लाइफ इज, आप अगर इसको देखें, इज इक्वल टू 1 ओवर के ए। के हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर इसको हम खत्म करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया कि हाफ लाइफ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, कि हमारे पास जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की आपने देखा कि हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लें, सेकंड ऑर्डर के लिए देख लें, या जीरो ऑर्डर के लिए देख लें, तो हर रिएक्शन के लिए जो है हाफ लाइफ जो है वो डिफरेंट है। इस केस में हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड इंक्रीजिंग एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द डिक्रीज इन इनिशियल कंसंट्रेशन के। जैसे जैसे हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर हम डिक्रीज करें तो तब हमारे पास हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज होगी। मीन इनके दरमियान में हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये तो था हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ रिएक्टेंट इज सेम। ठीक है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी दोनों की सेम थी। अब हम उसका सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल, कि दोनों की जो है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन एक दूसरे से इक्वल नहीं है, वो डिफरेंट है, तो उसके लिए डिफरेंट काइनेटिक्स जो है वो ओबे करेंगे। अब हम उसको देखेंगे। पहले वाला हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म था, अब यहाँ पे जब हमने इंटीग्रेशन करनी है तो वो थोड़ी सी बाय पार्ट्स करनी है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं कि पार्शियल डिफ्रैक्शन मेथड है, ये इसको हम यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे दो टर्म आ रही हैं, दो डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं, तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन भी डिफरेंट होगी। लेकिन प्रोसेस वही होगा कि सबसे पहले हमने रेट लॉ लिखना है, उसके बाद हमने जो है वेरिएबल्स चेक करने हैं, उनकी देखना है कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, उनकी सेपरेशन करनी है, फिर उनकी इंटीग्रेशन करनी है, और इंटीग्रेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे सी की वैल्यू निकालेंगे, और सी की वैल्यू को पुट करके हम लास्ट पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की वैल्यू जो है वो निकालेंगे, जो कि हमारे पास फाइनल फॉर्म ऑफ काइनेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले केस को। व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल, हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं जिसमें ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इन द बिगनिंग ऑफ रिएक्शन जब टाइम हमारे पास जीरो है, तो ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ए मोल पर डीएम क्यूब है, और बी की कंसंट्रेशन हमारे पास बी मोल पर डीएम क्यूब है, और प्रोडक्ट हमारे पास जीरो है। जब कुछ टाइम के बाद हमारे पास क्या होता है कि जब टाइम टी हम स्पेसिफाई कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन गई है। ठीक है, अब जो अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, तो क्या हो गई, प्रोडक्ट उसके अंदर से माइनस कर देंगे जितनी कंसंट्रेशन यूटिलाइज हुई है, तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगी, वो हमारे पास क्या है, a माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, b माइनस एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने रेट इक्वेशन लिखनी है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि dx ओवर dt इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b रेज टू पावर देयर पावर 1 एंड 1, तो टोटल हमारे पास 2 आ गया, तो इसका मतलब है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर लिख रहे हैं, तो ये जो कंसंट्रेशन आ रही है टाइम टी के ऊपर, तो हम वो वैल्यू यूज़ करेंगे, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई बी माइनस एक्स। तो ये हमारे पास क्या है इक्वेशन, आपको जैसे पहले बताया था कि हमने स्पेसिफाई करना है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है किस कंडीशन के ऊपर, व्हेन द रिएक्टेंट्स विद द डिफरेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हमने सेकंड वाला केस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने इसकी सेकंड वाले केस को मेंशन करना है। दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन for second order reaction involving two reactant with the different concentrations। कि दो रिएक्टेंट है, उनकी जब डिफरेंट कंसंट्रेशन है, तो इसके लिए ये हमारे पास जो है हम ये रेट इक्वेशन निकाल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द अबव इक्वेशन आफ्टर सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल्स, के हम पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन का साइन आपको पता है, ये कर्ल जो साइन है हमारे पास ये आ गया। तो क्या हो गया, हमारे पास वेरिएबल्स कौन से हैं, a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स है, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, उस साइड से डेल्टा t जो है हमारे पास डी टी जो है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे चल जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और इंटीग्रेशन करेंगे।
अब हमारे पास दो डिफरेंट टर्म्स हैं। इससे पहले हमारे पास क्या थी, अगर एक टर्म थी या अगर दो टर्म है तो वो दोनों सिमिलर थी। तो अब यहाँ पे a माइनस एक्स है और b माइनस एक्स है, मीन ये दोनों आपस में डिफरेंट है। तो अगर हमारे पास डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं तो उनकी इंटीग्रेशन के लिए एक मेथड है जिसे हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, ये एक इंटीग्रेशन का रूल है कि हमारे पास अगर डिफरेंट कंसंट्रेशन आ जाएं, डिफरेंट वैल्यूज आ जाएं, तो हम इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम जस्ट इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि अब हमारे पास दो टर्म है तो हम इसको अलग-अलग दो पार्ट में डिवाइड कर लें। अगर यहाँ पे थ्री टर्म्स होती तो हम इसको आगे, इससे आगे थर्ड जो टर्म है उसको भी ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए करते क्या है, अभी अब जस्ट हम 1/, ले रहे हैं। अभी हम इसकी पहले वैल्यूज निकालेंगे और फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या है, a माइनस एक्स के लिए कांस्टेंट हमारे पास क्या है, a है, और b माइनस एक्स के लिए हमारे पास कांस्टेंट क्या है, b आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अगर कोई थर्ड टर्म होती तो उसके लिए हम c यूज़ करते हैं, अगर फोर्थ टर्म भी होती तो उसके लिए हम d यूज़ कर लेते। मीन हम ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम यहाँ पे इनको कोई कांस्टेंट की वैल्यू दे रहे हैं, और वैल्यू देने से हमारे पास क्या है कि हम इन दी एंड हम इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि एक फर्स्ट टर्म को हमने a कह दिया, a ओवर a माइनस एक्स, और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, प्लस b ओवर b माइनस एक्स। अब हम अगर हमने इस साइड से इस टर्म को ख़त्म करना हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को a माइनस एक्स बी माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस साइड पे अगर a माइनस एक्स और b माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो ये सारा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस साइड पे क्या आ गया, 1। और दूसरी साइड पे जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स तो इसके डिनोमिनेटर में भी है, तो आप ये समझे कि ये और एक a माइनस एक्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे क्या रह गया, b माइनस एक्स, तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि a इंटू बी माइनस एक्स। दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, तो b माइनस एक्स डिनोमिनेटर में भी है तो वो कैंसिल आउट हो गया इधर से, और ऊपर से अगर हमारे पास b माइनस एक्स है तो कैंसिल आउट हो गया, और b के साथ क्या रह जाएगा, a माइनस एक्स रह जाएगा। तो जब मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये जो टर्म आ रही है ये बन जाएगी 1 इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस एक्स प्लस b इंटू ए माइनस एक्स। अब हमने बाउंड्री कंडीशन लगानी है। बाउंड्री कंडीशन से क्या है हमारे पास कि हमने एक्चुअल में हम करना क्या चाह रहे हैं, a की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं और b की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या कंडीशन हमारे पास हो सकती है कि हम इनिशियल स्टेट पे ले लें। ठीक है, यहाँ आप बाउंड्री कंडीशन ले लें। अब यहाँ पे क्या है, a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम लगा लें कि यहाँ हम इनिशियल स्टेट ले लेते हैं या हम बिल्कुल फाइनल स्टेट ले लेते हैं। ठीक है, फाइनल स्टेट में क्या हो सकता है कि x इज इक्वल टू ए, कि जितने हमारे पास रिएक्टेंट थे वो सारे के सारे प्रोडक्ट हैं में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं x इज इक्वल टू ए। तो जहाँ जहाँ अगर हम ये कंडीशन लगा रहे हैं a माइनस एक्स 0 होता है, तो इक्वेशन को हम क्या करें, x को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं x इज इक्वल टू a। अब जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x है, x की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, a पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो हम इस इक्वेशन में जो हमारे पास अबव वाली इक्वेशन है, हम क्या करें, a x की जगह पे a पुट करें तो क्या बन जाएगा, a इंटू बी माइनस ए, और दूसरा वाला हमारे पास क्या बन गया, b इंटू ए माइनस ए। अब a माइनस ए जब आएगा तो उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 0। मीन ये वाली टर्म हमारे पास क्या रहेगी, 0 रहेगी, और ये हमारे पास क्या बन गया, 1 इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस ए। अब हमने यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालनी हो तो ये वाली टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, 1 ओवर b माइनस ए। अगर हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या है, b माइनस हो जाएगा और a क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये डिनोमिनेटर में ये टर्म हमारे पास जो है इजी फॉर्म में आ गई कि a माइनस बी आ गया, क्योंकि जब अब हम b की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें a माइनस बी है, तो एक टर्म पॉजिटिव में होगी एक नेगेटिव में होगी। तो उसके लिए हमने क्या आसानी के लिए क्या किया कि हमने इस टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये हमारे पास क्या बन जाए, a माइनस बी बन जाए। ठीक है, ताकि हम दोनों टर्म्स को आगे जाके आप देखोगे कि कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमने a की वैल्यू तो निकाल ली, इसी तरह हम क्या करते हैं, b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं।
b की वैल्यू क्या है, व्हेन b माइनस एक्स इज 0, तो सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने ऊपर किया। तो x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू बी इज, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दें। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है ये वाली, तो यहाँ पे हमने जब वैल्यू पुट करेंगे 5.17 जो इक्वेशन आ रही है, तो क्या बनेगा कि b की x जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे b पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, 1 × a, b माइनस एक्स की जगह पे आना है b, तो इस साइड पे क्या आ जाएगा, प्लस b a माइनस b बन जाएगा। तो यही यहाँ पे किया है कि हमने जब b माइनस बी आएगा तो क्या हो जाएगा, टर्म यहाँ पे 0 मीन a वाली टर्म सारी कैंसिल आउट होगी, हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगी, b वाली टर्म। तो ये b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू बन गई हमारे पास b इज इक्वल टू 1/a माइनस b। तो ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, a की वैल्यू आ गई है और हमारे पास क्या है, b की वैल्यू आ गई है। तो हमने ये दो वैल्यूज पुट कर ली, पुट करनी है कौन सी इक्वेशन के अंदर, कि जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम a और b कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाया था, मीन 5.16 जो इक्वेशन है उसके अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। क्योंकि हमारे पास ये अननोन कांस्टेंट है, हम यहाँ पे एक्चुअल तो हम ये इसकी इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, जिसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के थ्रू कर रहे थे। तो हमने दो कांस्टेंट लगाए, तो अब हम उन कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर रहे हैं और फिर उससे इक्वेशन को आगे जो है ना मूव करेंगे। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1/a माइनस बी, बाकी a के साथ जो है ऑलरेडी टर्म थी a माइनस एक्स। अब b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1/a माइनस बी, तो वो 1/a माइनस बी आ गया और b माइनस एक्स जो है वो ऑलरेडी टर्म के अंदर मौजूद था, ठीक। अब इस टर्म के अंदर जो कॉमन है, कॉमन क्या है, a माइनस बी इधर भी है, a माइनस बी इधर भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी को कॉमन निकाल सकते हैं। इसीलिए हमने a की टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई किया था, ताकि हमारे पास दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम आ जाएं, तो उसको हम इजीली कॉमन निकाल सकते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मीन 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ये वही टर्म है जिसकी हम क्या करना चाह रहे थे, इंटीग्रेशन करना चाह रहे थे। तो हमने पहले इंटीग्रेशन के बगैर इसकी वैल्यू निकाल ली। अब इस इक्वेशन की हम क्या करें, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और उसके साथ dx की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो अब जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जो कॉमन टर्म है, ठीक है, उसको तो हमने बाहर निकाल लिया, ये माइनस भी बाहर आ गया और ये कॉमन टर्म भी बाहर आ गया। रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगी, ठीक है। अगर हम इसको देख लें, अब इंटीग्रेशन करें तो dx आएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाया जा रहा है यहाँ पे बस, ठीक है। अब इंटीग्रेशन किसकी होनी है, 1/a माइनस एक्स की, और इसी तरह यहाँ पे 1/b माइनस एक्स की इंटीग्रेशन होनी है। तो इसलिए ये तो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, इसमें चेंज नहीं आ रहा है, एक्स के लिहाज से चेंज देख रहे हैं ना हम, तो ठीक है। तो इसलिए जिस टर्म में x आ रहा है तो उस टर्म को हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या बन गया कि आपको पता है कि जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेशन की थी, कि अगर हमारे पास 1/x है तो उसका आंसर क्या आता था, लॉग नेचुरल x आएगा। अगर 1/a माइनस एक्स था, यहाँ माइनस है, तो इसकी इंटीग्रेशन में माइनस लॉग नेचुरल a माइनस एक्स आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ये वाली टर्म है माइनस के साथ है, इसी तरह b माइनस एक्स है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग नेचुरल b माइनस एक्स आ जाएगा। ये इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन की जा रही है यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, अब यहाँ पे जो माइनस आया वो वाला माइनस, और आपको पता है ये इक्वेशन वाला माइनस, ठीक है, कि ये इक्वेशन में माइनस था, तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्लस लॉग नेचुरल a माइनस एक्स। लेकिन इस साइड पे क्या है, ये टर्म हमारे पास क्या है, माइनस वाली टर्म आ रही है, तो ये वाली टर्म जो है वो माइनस में ही रहेगी हमारे पास, लॉग माइनस लॉग नेचुरल b माइनस एक्स। और अगर हम ये पूरी इक्वेशन को लिखें, मीन हमारे पास इस साइड का आंसर आ गया, तो दूसरी साइड हमारे पास क्या थी, k dt था, ठीक है। तो जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये के टी प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये c है। तो इस साइड पे ये आ गया और इक्वेशन के दूसरी साइड पे हमारे पास इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या है, आपको पता है लॉग नेचुरल में या लॉग में जो टर्म माइनस में होती है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है। तो जब ये डिनोमिनेटर में जाएगी तो हमारे पास क्या बन गया,
जो इक्वेशन आ रही है वो क्या है, 1/a - b इंटू लॉग नेचर a - x डिवाइडेड बाई b - x, और दूसरी साइड पे इज इक्वल टू के टी एन प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, हमारे पास जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है हम उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम वही वैल्यू पुट करेंगे। जब टाइम ज़ीरो है तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ से हम जहाँ जहाँ x है और जहाँ पे t है वो वैल्यू पुट करेंगे ज़ीरो, तो वहाँ पे इसे हम हमारे पास क्या हो सकता है कि ये c की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोई x नहीं है तो ये टर्म ऐसी आ जाएगी 1/a - x ऊपर मल्टीप्लाई बाय लॉग नेचर a माइनस x की जगह क्या आ जाएगा ज़ीरो। तो ये टर्म हमारे पास क्या रह जाएगी, सिर्फ a रह गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, b माइनस ज़ीरो होगा तो ये सिर्फ b रह जाएगा, और जैसे ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी और c की वैल्यू मीन हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5.18 के अंदर, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसके अंदर पुट करेंगे। जब हम इसको पुट करेंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, अब हम वो देखते हैं कि इस साइड पे ये वैल्यू क्या है हमने ऐड की, ये वाली टर्म सारी की सारी ऐसे ही आ जाएगी, इज इक्वल टू के टी प्लस दिस टर्म। अब ये इक्वेशन ऐसी आ गई है। अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, ये प्लस वाली टर्म है तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या बन जाएगी, माइनस में टर्म बन जाएगी। हम इस इक्वेशन को ज़रा सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो ये टर्म क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। अब ये देखें आप, अगर कि 1/a - b है और इधर भी हमारे पास क्या है 1/a - b है, तो ये टर्म हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया बाय रिमेनिंग क्या रह गया, लॉग नेचुरल a माइनस एक्स ओवर लॉग नेचुरल b माइनस एक्स माइनस साइन, एंड दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, लॉग नेचुरल a ओवर b। अब ये लॉग नेचुरल है और माइनस में है तो इसका मतलब है कि ये लॉग नेचुरल a क्या होगा, डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक है, अगर हम इसको भी कंबाइन करना चाह रहे हैं तो लॉग नेचुरल a डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब लॉग नेचुरल b डिनोमिनेटर में तो है लेकिन साइन जो है नेगेटिव है, तो इसलिए ये क्या है, न्यूमरेटर में चला जाएगा, मीन पॉजिटिव टर्म आ जाएगी तो ये ऊपर आ जाएगा, और साइड पे हमारे पास क्या है, के टी की वैल्यू रह जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं। अब ये क्या हमारे पास 1/a माइनस बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इक्वेशन के दूसरी साइड लेके जाके हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड में हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में चला जाएगा। और यहाँ से अगर हम ये हमें हम आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास क्या है कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, जिसमें ये टर्म हमारे पास क्या है, एक्स है, टी हमारे पास क्या है, टाइम, और ये उसके साथ एक्स एक्सिस के साथ जो भी टर्म होती है वो हमारे पास स्लोप आ जाती है, और इसमें कोई इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, या इंटीग्रल कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं वो नहीं है, या हम सिंपली इसको कहते हैं कि कोई इंटरसेप्ट नहीं है। जब इंटरसेप्ट नहीं है तो ये वैल्यू हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा। हम यहाँ से क्या क्या जो रिजल्ट हमारे पास क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं है। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम के लिहाज से तो ये हमारे पास क्या है, स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी इंटू के। तो हम अगर हमें स्लोप की वैल्यू ग्राफ से मिल जाती है और a माइनस बी अगर हमारे पास वैल्यू है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, और तो फिर हम क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू निकाल सकते हैं कि अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मालूम हो तो हम स्लोप से की वैल्यू यूज़ करके जो रेट कांस्टेंट है उसको निकाल लेंगे, और रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट के जो यूनिट हैं वो अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें जो है ये पता चल जाएगा कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जस्ट यूनिट्स निकाले हैं कि ये टर्म हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन है, ये टर्म हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन है, और ये टर्म हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन है। तो दो टर्म कंसंट्रेशन की कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो और थर्ड टर्म रह गई है, तो ये डिनोमिनेटर में है। तो अभी क्या है, ये उल्ट हो जाएगी, यानी रिवर्स हो जाएगी कि पर मोल आ गया, ठीक है, और डीएम क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें यूनिट का पता है तो यूनिट देख के हमें पता चल जाता है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट हैं। ठीक है, यहाँ पे कंसल्टेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को है और टाइम के साथ अगर ग्राफ बना हुआ है
तो ये आपको दिखाया जा रहा है कि फर्स्ट वाला क्या है कि अगर ग्राफ बनता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिहाज तो ये लीनियर डिक्रीज आ रहा होता है, ठीक है। ये सेकंड वाला क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, तो एक्सपोनेंशियली है लेकिन कम ऐसे है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लार्ज डिक्रीज आ रहा होता है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हमारे पास क्या है, पहले हमने केस देखा कि जो फर्स्ट केस था जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट जो थी वो सेम थी, और जो सेकंड हमने केस देखा वो क्या है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दी बोथ रिएक्टेंट इज डिफरेंट। आप लोगों ने इसको खुद से अपने नोट्स पे लिखना है ताकि आपको इसकी प्रॉपरली समझ आए, और फिर उसके बाद जो है अगर कुछ समझ ना हुआ आप लोगों ने तो वो फिर मुझे आप इसको बता दीजिएगा।